हमारे पाठ्यक्रम में अंगद का पाँव श्रीलाल शुक्ल का एक बहुत ही संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया निबंध है। और इस पूरे निबंध में उन्होंने भारतीय जो रेल व्यवस्था है उस रेल व्यवस्था के साथ अन्य सारे जो सामाजिक जीवन की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उसका वर्णन किया है। बहुत ही मशहूर व्यंग्य लेखक हैं और मूल रूप से हम बात करेंगे पहले निबंध के सार पर, लेकिन मूल रूप से यह जो पूरा निबंध है वह केंद्रित है भारतीय रेल की दयनीय स्थिति पर, कि भारत का जो रेलवे सिस्टम है उसकी खराब स्थिति को एक कहानी के माध्यम से बहुत खूबसूरत ढंग से उसको अभिव्यक्त किया है। और चाटुकारिता की जो संस्कृति है, चापलूसी की जो संस्कृति है अपने उच्च अधिकारी के सामने, उसको भी बहुत बहुत खूबसूरत ढंग से इस निबंध में उन्होंने पिरोया है, क्योंकि स्वयं वो दृष्टा है। लेखक इस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा है और बहुत खूबसूरती के साथ उसका वर्णन भी कर रहा है। और इसके साथ साथ इस निबंध में जो दिखावटी जीवन की व्यवस्था है कि कैसे दिखावा करना या तो व्यवस्था हो गई है या तो हमारे स्वभाव का हिस्सा हो गया है, या वह हमारे सामाजिक संस्कृति की मांग हो गई है कि व्यक्ति कितना दिखावटी हो गया है, कितना औपचारिक हो गया है, इसका वर्णन किया है। मूल रूप से ये तीन बातें। और अंत में प्रश्न उठता है कि शीर्षक की सार्थकता, कि जब भाई आप बात भारत के रेलवे सिस्टम की बदहाली पे कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था पे कर रहे हैं, औपचारिक संबंधों पे कर रहे हैं, तो अंगद का पांव यहाँ पे क्यों आया, अंगद के पांव का जिक्र यहाँ पे क्यों किया, इस शीर्षक का इन बातों से क्या मतलब है, ये सारी चीजें इस निबंध में आई हैं। एक एक करके हम इस पे बातचीत कर लेंगे। 1958 में 1958 में यह निबंध प्रकाशित हुआ था। और बहुत संक्षेप में इस निबंध का सार अगर मैं आपको बताऊं तो निबंध का सार यह है कि लेखक जिस दफ्तर में काम करता है उस दफ्तर के एक उच्च अधिकारी हैं, उनका तबादला हो गया है, ट्रांसफर हो गया है। और जो उच्च अधिकारी हैं वे लेखक के अपने अच्छे मित्र भी हैं। ऑफिस के सभी लोगों को लगभग 1 महीने पहले से इस बात की जानकारी है कि उनका ट्रांसफर हो गया है और अमुक दिन वो जाने वाले हैं। वह दिन भी आ जाता है और जो अधिकारी हैं वो समय पर रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि नई जगह जहां वो जाने वाले हैं वो अपनी यात्रा रेल से करने वाले हैं, रेलगाड़ी से करने वाले हैं और प्रथम श्रेणी के डब्बे में करने वाले हैं। भारतीय रेल में डब्बे भी होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, स्लीपर क्लास और फिर जनरल क्लास, इसमें सब चढ़ते हैं। तो प्रथम श्रेणी के डब्बे से वो यात्रा करने वाले हैं। लेखक को ऐसे रुमाल हिलाकर किसी को विदाई देना वैसे पसंद नहीं है, लेकिन उस कल्चर का भी उन्होंने वर्णन किया है कि जब कोई अधिकारी जाता है तो कैसे बाकी सारे लोग उसको रुमाल हिला के टाटा बाय बाय करते हैं। तो दफ्तर के सारे लोग समय से रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। जो अधिकारी हैं यानी कि लेखक के जो मित्र हैं जिनका तबादला हुआ है वो प्रथम श्रेणी के डब्बे के पास ही खड़े हैं कि अगर गाड़ी खुल जाए तो तुरंत अंदर पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। सभी ने पहुंचकर फूल माला उनको पहना दी है, सारा सामान उनका व्यवस्थित किया जा चुका है और सबको ऐसा लगता है कि रेलगाड़ी खुलने वाली है। सिग्नल होता है लेकिन रेलगाड़ी खुलती नहीं है। इसके बाद दफ्तर के कुछ कर्मचारियों, जिसमें कि हेड क्लर्क हैं, कैशियर हैं, किसी ने नाश्ता ला करके रख दिया है, किसी ने उनका बेड ठीक कर दिया है, कैशियर साहब ने उनको कुछ खुले रेजगारी के पैसे दे दिए उच्च अधिकारी को। वो बड़े प्रसन्न हो गए, उनको गले लगा लिया। उनकी पूरी व्यवस्था का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि लेखक, जो इस निबंध के लेखक हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब की बातें सब पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि सबको मालूम था इनका तबादला हो गया है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। उसी दफ्तर के एक ऐसे महाशय भी हैं जो सभी बड़े अधिकारियों को घर पे दावत के लिए निमंत्रण तो देते हैं, लेकिन वह दावत कभी होती नहीं है। ठीक है, उसका भी वर्णन किया उन्होंने। तो उस महाशय ने कहा उच्च अधिकारी को कि इस बार आपको आना है तो मेरे यहाँ दावत पे आप आएंगे। हंसते हुए उन्होंने भी कह दिया कि हाँ मैं आऊंगा। लेखक इस बात को जानते थे कि जब भी वो आएंगे तो मेरे यहाँ ही इन्हें रुकना होगा, या जो भी इनका इंतजाम है वो मैं ही करूंगा। वो भी मुस्कुरा देते हैं, बातचीत चल पड़ती है।
सभी मन ही मन इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि गाड़ी खुलेगी, सिग्नल होगा, लेकिन एक बार फिर क्या होता है कि सीटी बजती है, ऐसी हलचल तो होती है कि गाड़ी खुलने वाली है, लेकिन गाड़ी यथास्थिति बनी रहती है, गाड़ी नहीं खुलती है। ठीक है, ऐसे में लेखक को लगता है कि भाई अब क्या किया जाए, तो अपने एक बातूनी कर्मचारी को, जो ऑफिस का एक बातूनी कर्मचारी है, उसको उनके पास भेज देते हैं और वो टेनिस के बारे में बातचीत करने लगता है कि अब आप जा रहे हैं तो अब टेनिस कौन खेलेगा, क्लब सूना हो जाएगा, तमाम तरह की बातें जो उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई थी। ये सारी बातें होती रहती हैं और मन ही मन सभी क्या करते रहते हैं, कहीं ना कहीं प्रतीक्षा करते रहते हैं कि गाड़ी खुले और ये जाए। ठीक है, रेलगाड़ी पुनः सीटी देती है। इस बार सभी थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं कि लगता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, लेकिन वह सीटी सीटी ही रह जाती है। ऐसा भी कहा कि कई बार जैसे कि जो उच्च अधिकारी मित्र हैं इनके, जो ऑफिस से निकलने के लिए उठते हैं लेकिन देखते हैं कि कोई और काम आ पड़ा, तो फिर कुर्सी पे क्या करते हैं, यथावत बैठ जाते हैं। ठीक वैसे ही फिर एक बार सीटी बजती है, लगता है कि गाड़ी खुल जाएगी, लेकिन गाड़ी खुलती नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर कुछ लोग लेखक के पास आ गए और बहुत सुंदर ढंग से, देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इस कहानी को पिरोते चले जाते हैं। फिर कुछ लोग लेखक के पास चले आते हैं और लेखक लिखते हैं कि रेलगाड़ी तो नहीं चली, लेकिन बातचीत की सड़ियल गाड़ी फिर से चल पड़ी। बातचीत की सड़ियल गाड़ी से उनका मतलब यह है कि बिना मतलब बेमन से सब क्या कर रहे हैं, टाइम पास करने के लिए वो बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच उसी दफ्तर के दो कर्मचारी हैं, एक का नाम हातिम है और एक का नाम सक्सेना जी है। ठीक है ना, हातिम जी और सक्सेना जी की नोकझोंक शुरू हो जाती है। हातिम ने भारतीय लोगों के पिछड़ेपन की बात कह दी और उन्होंने कहा कि गाड़ियों में बैलगाड़ी, मिठाइयों में पेड़ा और फूलों में गेंदा, यही भारतीय लोगों की पहचान है। इस बात से सक्सेना साहब नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजों की औलाद यही रह गई। दोनों की नोकझोंक शुरू होती है। फिर हातिम साहब क्या करते हैं, अंग्रेजों द्वारा गुलाब की जो तरह तरह की किस्में विकसित की गई थी उसकी प्रशंसा करने लगे। दोनों के बीच एक बहुत प्यारी नोकझोंक होती है और जो उच्च अधिकारी जिन्हें जाना था वो इस पे मुस्कुराते हैं और बात को टालते हुए कहते हैं कि हातिम सर और सक्सेना साहब के बीच की नोकझोंक भी याद रहेगी, ये बात भी याद रहेगी। ठीक है, इंजन से फिर से सीसी की आवाज आती है और इंजन पुनः चुप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लगा कि गाड़ी फिर से चलने को आई, लेकिन गाड़ी चल नहीं सकी। ठीक है, और इसी बीच यात्रियों का एक जो समूह था, वह एक पास में खड़े कोई दर्शन शास्त्री थे, उनके पास खड़ा था। उसका भी जिक्र किया लेखक ने। ठीक है, और दर्शन शास्त्री जो थे वो अपने मित्रों को समझा रहे थे कि जीवन की 3/4 तो हम दूसरे के दबाव में जीना पड़ता है, हमें 3/4 तो दबाव है। ठीक है, और केवल 1/4 जीवन ही हम अपने ढंग से जी पाते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो दिखावे का जो जीवन है, लोगों के हिसाब से, समाज के हिसाब से कैसे हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और हम ये तय नहीं कर पाते कि यह जीवन जो हम जी रहे हैं यह हमारी अपनी पसंद का जीवन है या सामाजिक दबावों से निर्मित जीवन है। इस जीवन का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने लिखा कि 3/4 दूसरों के दबाव में हम जीते हैं और केवल 1/4 जीवन ही हम अपने ढंग से जीते हैं। उदाहरण के लिए उनका गुजारा तख्त पोश से हो सकता है, परंतु दूसरों के लिए ड्राइंग रूम सजाना पड़ता है। वे धोती में खुश हैं, परंतु दूसरों के लिए सूट पहन कर निकलना पड़ता है। कॉफी अच्छी नहीं लगती, परंतु पीनी पड़ती है। जासूसी उपन्यास पढ़ने को मन करता है, परंतु दिखावे के लिए कांट और हीगेल को पढ़ते हैं। वह इसी को कोएर्शन अथवा सामाजिक दबाव कहते हैं और उनके मित्र उनकी बनावटी बातें सुनकर रहस्यपूर्ण ढंग से हंसने लगते हैं। गाड़ी अभी भी रुकी थी, भीड़ तितर बितर होने लगी थी। लेखक के मित्र के चेहरे पर खिसियानी मुस्कान थी। अब उनके भीतर एक झल्लाहट आ रही थी, वो लगभग नाराजगी की स्थिति में थे कि आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। वह वैसी ही मुस्कान थी जैसे वायदे करके हर बार वोट मांगने वाले नेता के मुख पर होती है। लाचारी की मुस्कान कि मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन फिर से वोट मांगने आपके सामने आ गया हूँ। लेखक के मित्र जो हैं
वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो सिस्टम उनके हाथ में नहीं है। लेकिन करे तो करे क्या, मुस्कुराना ही पड़ता है। बहुत सारी चीजों में बिना मन के मुस्कुराना पड़ता है। तो वोट मांगने वाले नेता के मुख पर होती है, तो बीवी से चोरी छिपे सिनेमा देखने वाले पति के चेहरे पे होती है। बीवी को बिना बताए अगर चोरी छिपे सिनेमा देख लिया, बीवी नहीं देखी तो अब क्या ही स्थिति हो सकती है। बीवी का जब सामना करेंगे तो वो जो प्रकोप है उनका, संभव है कि जो बहुत तीव्र हो, तो उस तीव्र प्रकोप को झेलने के लिए करे तो करे क्या, तो मुस्कुराने के अलावा और कोई उपाय होता नहीं है। तो उस झल्लाहट से उपजी हुई एक मुस्कान है जिसमें धैर्य है और खिसियाहट भी है। वो मुस्कान उनके ऊपर बनी हुई है, लेकिन मन ही मन वो प्रतीक्षा करते रहते हैं। अचानक गार्ड ने सीटी बजाकर झंडी दिखा दी, इंजन का भोंपू बजा और गाड़ी चल दी। इस बार फाइनली बार बार सीटी देने, सिग्नल होने और चलने की सुगबुगाहट के बाद अंत में बहुत समय के बाद भोंपू बजा और गाड़ी चल दी। कुछ लोग रुमाल हिलाकर विदाई देने लगे। लेखक ने भी अपने मित्र के लिए रुमाल लहराने की सोची, परंतु रुमाल तो वह घर पर ही छोड़ आया था। इसी बीच एक सज्जन आते हैं उस ऑफिस से, और जब ये तय कर लेते हैं कि हाँ अब गाड़ी खुल चुकी है, तो कहते हैं काश ये गाड़ी हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाती। आई बात समझ में? अंदर से तो पूरी तसल्ली है कि अब ये गाड़ी खुल चुकी है, लेकिन दिखावे के लिए, वो बनावटी अपनेपन को जताने के लिए वो ये कहते हैं कि काश ऐसा होता कि गाड़ी रुक जाती और निबंध यहीं समाप्त हो जाता है। आगे बात समझ में? ये तो हो गया निबंध का सार। अब इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं। लेखक जो कि दृष्टा है, ये सारी घटनाओं को होते हुए देख रहा है, और साथ ही साथ वे उनके मित्र जो उच्च अधिकारी हैं, जिनको विदा करने के लिए सारे लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं। और वो जो आंखों देखी सच है, जो संस्मरण है, जो स्मृति है लेखक के मन में, उसी स्मृति के बहाने वह पूरी व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं, व्यंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहली बात आती है भारतीय रेल की दयनीय स्थिति पर व्यंग। आप देखें कि पूरे निबंध में बार बार ऐसा होता है, 4-5 बार ऐसा हुआ है कि कभी सिग्नल हुआ, कभी सीटी बजी, कभी भोंपू आया, कभी थोड़ी सुगबुगाहट हुई, लेकिन हर बार गाड़ी नहीं चल पाती। यानी कि समय से भारतीय जो रेलवे व्यवस्था है उसमें गाड़ियों का समय से न चल पाना एक बहुत बड़ी समस्या है, मूलभूत समस्या है। उसको उन्होंने रेखांकित करने का प्रयास किया है। बताया है कि जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वह एक तरह से धीमी गति के समाचार की तरह है। ठीक है, जिसे सुनो तो लगता है कि चीजें खत्म ही नहीं हो रही हैं। ठीक उसी प्रकार इंतजार, अब गाड़ी का समय है 3 बजे खुलने का, गाड़ी खुल रही है 4 बजे। पहुंचने का समय है सुबह 7 बजे, पहुंच रही है सुबह को 11 बजे। तो लेट लतीफी या ठीक तरह से व्यवस्था ऐसी ना होना कि गाड़ी समय से खुले और समय से अपने गंतव्य को पहुंच सके, इसको लेकर के करारा व्यंग किया है। और यह इस मूल समस्या को इस पूरे निबंध में उन्होंने उठाने का प्रयास किया है, और बहुत चुटीले अंदाज में, बहुत रसात्मक शैली में। ऐसा लग रहा है कि हम कहानी पढ़ रहे हैं। कोई कहानी पढ़ते हुए बहुत सारे चित्र हमारी आंखों के सामने उपस्थित होते जाते हैं। और अच्छी रचनाओं की यही खूबसूरती होती है कि वो रचनाएं हमारे सामने चित्र प्रस्तुत करती हैं। तो ऐसा लगता है कि हम सब इस निबंध को पढ़ते हुए, इस निबंध में जो कहानी है और कहानी के माध्यम से कही गई जो बात है, उसका हम हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। ये लेखक के लेखन की खूबसूरती है, उसके शिल्प की खूबसूरती है, भाषा की कारीगरी है। और दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो इसमें आया है वह है चाटुकारिता की संस्कृति। अपने उच्च अधिकारियों की कैसे चापलूसी करनी है, काम करे ना करे। और विशेष संदर्भ में भारत में ये बात थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है हमारे देश में, कि काम लोग करें या ना करें, ऐसे कम लोग हैं। ईमानदार लोगों की, कर्तव्यनिष्ठ लोगों की संख्या कम है, लेकिन चाटुकारों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। एक पूरी फौज आप आसपास देखें, जब आपके यहाँ कोई नेता और बड़े मंत्री या किसी बड़े पद पर आसीन व्यक्ति आता है, तो उसके आसपास के जो लोग होते हैं वो किस तरह से होते हैं, जैसे लगता है कि उनकी खिदमत में जान कुर्बान कर देंगे, है कि नहीं है? जबकि यह सब किस चीज के लिए होता है? स्वार्थ के लिए होता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए होता है।
वास्तव में वह उतना गहरा लगाव उनसे होता नहीं है। तो ऑफिस के लोग कैसे चाटुकारिता कर रहे हैं, मतलब की बातें, सारे काम की बातें वो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन खुश करने के लिए इन्हें कि उच्च अधिकारी हैं, जरूरत पड़ने पे काम आ सकेंगे, तबादला ही तो हुआ है ना, रिटायर तो नहीं हुए हैं ना, ठीक है। तो लगातार उनकी चाटुकारिता की जा रही है, इसका वर्णन किया है। साथ ही साथ दिखावटी जीवन की व्यवस्था का वर्णन, यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष इस निबंध में उभर करके आया है कि जीवन कितना दिखावटी और औपचारिक होता जा रहा है। और यह दिखावटी जीवन की जो व्यवस्था है वह सामाजिक दबावों से किस तरह से निर्मित है, इसके लिए उन्होंने कैसे एक पात्र गढ़ा है जो कि दर्शन शास्त्र की बात कर रहा है। उस पूरे उदाहरण को भी मैंने पढ़ा जिसमें वो कहते हैं कि ज्यादातर चीजें तो क्या है, दबाव व समय करनी होती है। पहनने को हमें कुर्ता पसंद है, लेकिन दिखावे के लिए लोगों को हम क्या करते हैं, सूट पहनते हैं, ठीक है ना। सब कुछ सजाते हैं, बनाते हैं, ताकि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, यह राय क्या हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सामाजिक दबाव से मतलब यह है कि लेखक यहाँ बताना चाहता है कि जीवन जो है वह दिखावटी होता जा रहा है, औपचारिक होता जा रहा है। अपने मन की बात कम, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके आधार पर हम चीजों को ज्यादा करने लगे हैं। इसका भी बहुत जीवंत वर्णन इस निबंध में मिला है। और अंत में आता है शीर्षक की सार्थकता। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि अंगद का पाँव निबंध शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें, या इससे आपका क्या तात्पर्य है। अब सवाल उठता है कि पूरे निबंध में उन्होंने बात की है भारतीय रेल की खराब स्थिति पर, चाटुकारिता की संस्कृति पर, दिखावटी जीवन की व्यवस्था पर, लेकिन निबंध का नाम अंगद का पाँव क्यों रख दिया, अंगद क्यों वहां आ गया, क्या मतलब है इसका। सोचा है आपने, कुछ सोच रहे हैं क्यों कैसा किया है? यस सर, बताइए। क्योंकि सर जो रेल थी वो भी अपनी जगह से ऐसे ही नहीं हिली जैसे अंगद का पाँव जो था वो हिला नहीं था। बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप सबको मालूम होगा कि अंगद रामायण के एक बड़े ही महत्वपूर्ण पात्र हैं, ठीक है, जिनको कि राम ने अपना दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा था समझौता करने के लिए। वहां रावण और अंगद के बीच काफी संवाद हुआ और अंगद ने कह दिया कि भाई इतने ही चरित्रवान हो तो मेरे इस पांव को हिला करके दिखाओ, और पांव अपना क्या कर दिया, टिका दिया। बड़े बड़े बलशाली, बड़े बड़े सूरवीर उस दरबार में बैठे हुए लोग आए पांव को हिलाने के लिए, लेकिन उसे टस से मस नहीं कर सके। तो कितनी भी कोशिश हुई, लेकिन उस दरबार का कोई भी व्यक्ति अंगद के पांव को जरा भी टस से मस नहीं कर सका, हिला नहीं सका। लेखक दरअसल यह कहना चाहते हैं कि ये जो भारतीय रेलवे की जो स्थिति है यह सालों साल से अंगद के पांव की तरह जमी हुई है, जो हिल डुल नहीं रही है, यानी कि उसमें कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ चाटुकारिता की जो संस्कृति है या दिखावटी जीवन की जो व्यवस्था है वह भी इस तरह से भारतीय समाज और लोगों के जीवन का हिस्सा बनती जा रही है या बन चुकी है, जिसे अब हिला पाना या जिसे अंगद के पांव की तरह हिला पाना मुश्किल काम होता जा रहा है। इस अर्थ में उन्होंने अंगद का पांव इस पूरे निबंध का शीर्षक दिया, जो कि बहुत ही उपयोगी और जरूरी जान पड़ता है। हमें यह देखने को मिलता है कि सालों साल से भारतीय रेल की जो दयनीय स्थिति है वो वैसी ही बनी हुई है, और उसमें आने वाले कुछ समय तक भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी तक की जो स्थिति है उस वर्तमान स्थिति और वर्तमान संदर्भ में इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लेखक ने ठीक ही शीर्षक दिया है, अंगद का पांव, जो कि पूरी तरह से जम गया है, जड़ हो गया है, इतना मजबूत और इतना जड़ हो गया है, इतना धसा हुआ है हमारी व्यवस्था, हमारे समाज में, कि उसे हिला पाना या उसे बदल पाना बहुत ही मुश्किल काम नजर आ रहा है। यह लेखक इस पूरे निबंध में कहना चाहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? परीक्षा में दो तरह के प्रश्न आ सकते हैं, निबंध का सार, ठीक है, 3 प्रश्न आ सकते हैं, निबंध का सार, निबंध का उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता। और इन तमाम बातों में इन्हीं सारे बिंदुओं पर आपको बातचीत करनी है। जहां तक निबंध की शिल्प शैली का प्रश्न है, तो
आत्मकथात्मक या संस्मरणात्मक शैली में लिखा गया निबंध है, व्यंग निबंध है, जो चोट करता है व्यवस्था पे, हमें बताता है व्यंग्यात्मक शैली में। भाषा बहुत सहज और सरल है और ऐसा लगता है कि निबंध पढ़ते हुए हम किसी खूबसूरत कहानी को जी रहे हैं या उस खूबसूरत कहानी का हिस्सा बन रहे हैं, क्योंकि यह पूरा विषय जो इस निबंध में आया है वह हमारे समाज का, हमारे समय का एक जीवंत सच है। तो इस तरह से यह एक बहुत ही खूबसूरत और चर्चित निबंध बन पड़ा है, जिसने कहानी शैली में, संस्मरणात्मक शैली में हमारी व्यवस्था, रेलवे व्यवस्था, खराब रेलवे व्यवस्था और बाकी अन्य विषयों को बहुत खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। ठीक है प्यारे बच्चों? ठीक है।